नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी, ये कहना है आमिर खान के नए टीवी शो सत्यमेव जयते का, जिसके साथ वो टीवी पर अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस वक्त सीधी बात कार्यक्रम में आमिर खान खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आज तक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इतने सारे आपको ऑफर्स आए टीवी शोज करने के, सबको आपने मना किया, आपने इस शो को क्यों चुना? क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल जो मुझे ऑफर्स आए थे टीवी करने के लिए, उनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरी रुचि नहीं थी। और फिर उदय जी जो स्टार के हेड हैं, स्टार नेटवर्क के, उन्होंने मुझसे कहा कि आप टीवी के बारे में सोचिए और आप क्या करना चाहेंगे टीवी में, आप खुद सोचिए, और अगर कोई ऐसी चीज है तो आप हमें बताइए, और अगर हमें अच्छी लगे तो हम भी साथ देंगे उसमें। तो वहां से मेरी ये बात मेरे जहन में थी, और फिर जब मैंने सोचना शुरू किया तो धीरे धीरे एक मेरे जहन में बात बनने लगी, और जब वो तस्वीर थोड़ी क्लियर हुई मेरे दिमाग में कि मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ 4-6 महीने लगे होंगे, मैं अकेले इसके बारे में सोच रहा था। फिर मैंने अपने जो दोस्त हैं सत्यजीत भटकल, उनसे बात की और उनसे कहा कि ये मेरा आइडिया है, आपको कैसा लग रहा है मेरा कॉन्सेप्ट? उनको भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए हम इस पे काम शुरू करते हैं। और उस वक्त कोई टीवी चैनल इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो करीबन 6-8 महीने हमने एक बहुत ही छोटी सी टीम बनाई थी, 4 या 5 या 6 लोगों की, और हमने इस पे काम शुरू किया। जब हमें लगा कि वाकई ये कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें हमें भी अच्छा लग रहा है, और अब ये हम इसको देख सकते हैं एक टीवी शो के रूप में, तब मैंने उदय जी को दोबारा फोन किया, उनसे कहा कि अब एक्चुअली 1 साल से मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं, और ये है जो आपने कहा था, आप कुछ सोचें, तो मैंने ये बनाया, अगर आपको अच्छा लगता है। तो उनको भी अच्छा लगा, और यहां से ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ। देश भर में अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग लोगों से मिले। जी जी। देश के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में आपको क्या ऐसा नया लगा जो अब तक आपको नहीं मालूम? बहुत सारी चीजें थी जो मुझे, जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, या ऐसे हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे आई मेरे सामने जो जिनको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आपने वक्त चुना है 11 बजे रविवार का सुबह। अमूमन जितने भी शोज हैं, अमिताभ बच्चन के हों, शाहरुख खान के हों, सलमान खान के हों, ये रात में आते हैं प्राइम टाइम में। आपकी सोच ये थी कि महाभारत रामायण उस वक्त पे आता था। आपको नहीं लगता कि उस वक्त में और इस दौर में काफी कुछ बदल गया है? लोगों की टीवी देखने की आदतें जो है बदल गई। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन होगा कि आपके शो को कितने लोगों ने देखा, सलमान खान के शो को कितने लोगों ने देखा, शाहरुख के शो को कितने लोगों ने देखा, बच्चन साहब के शो को कितने लोगों ने देखा, और तुलना होगी कि किसकी डिलीवरी ज्यादा थी? ये तुलना तो जरूर होगी, और लोग करेंगे, और आप लोग इसके बारे में बातचीत भी करेंगे, और तो इससे हम दूर नहीं हट सकते। लेकिन ये चीजें जैसे टीआरपी जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ आप लोग काफी वाकिफ हैं, मेरे लिए नई चीज है ये, तो मैं इस चीज को इतना समझता नहीं हूं। और अगर मैं टीआरपी के बारे में सिर्फ सोचूं तो मैं प्राइम टाइम पे आऊं, जबकि सारे लोग हिंदुस्तान के टीवी देखते हैं 8 बजे शाम से रात के 10 बजे तक। वो जो 8 से 10 का टाइम होता है, वो माना जाता है कि देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोग उस वक्त टीवी देख रहे होते हैं। तो अगर मैं टीआरपी के बारे में सिर्फ सोचूं तो मैं उसी वक्त में अपना शो भी लाना चाहूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं लोगों के दिल तक पहुंचूं, और उसके लिए मैं जरा उनका ध्यान चाहता हूं। और मुझे लगता है कि उस वक्त मैं एक ऐसा वक्त चुनूं अपने शो के लिए जहां पर आप अपना ध्यान दे सकें मुझे, जहां पर आप फारिग हो, फ्री हो, आपकी छुट्टी का दिन हो, आपके पास और कोई काम ना हो, आप कहीं और नहीं जा रहे हो बाहर, स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होती है, आमतौर पे ज्यादातर दफ्तरों की छुट्टी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग संडे के दिन फ्री होते हैं। और ये सही है आपका कहना कि ये लोगों की आदत खत्म हो चुकी है कि वो संडे के दिन सुबह को, जो एक जमाने में देखते थे महाभारत, अब वो आदत उनकी छूट चुकी है, और ये माना जाता है कि ये संडे सुबह का टाइम जो है वो कोई टीवी देखता नहीं। और मैं इस बात से मतलब वाकिफ हूं। मुझे उदय जी कई दफा बोल चुके हैं कि आप ये टाइम जो चुन रहे हैं, आपको सही लगता है ये टाइम के नहीं। तो पता नहीं, मैं बहुत सारी चीजें मैं
अपने जज्बातों से फैसला करता हूं, तो मुझे लगा कि यार ये टाइम मुझे सही लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये टाइम सही लग रहा है। हो सकता है इसमें दो तीन, अभी जब मैं सोचता हूं गहरी सोच, तो मुझे लगता है इसमें दो तीन चीजें एक्चुअली इंस्टिंक्टिवली मुझे शायद लगी होंगी। एक तो ये कि मैं थोड़ा कमिटमेंट चाहता हूं लोगों का, कि भाई हम आपका शो देखने आ रहे हैं और इस वक्त हम आपके ही शो को देखने आ रहे हैं, तो एक कमिटेड व्यूअर मैं चाहता हूं जो वक्त दे मुझे कि देखना है शो तो आमिर खान की। हाँ, मैं वक्त चाहता हूं आपका, घूमते फिरते आप आ गए मेरे शो में, ऐसा नहीं चाहता हूं मैं, आप उसके लिए वक्त निकालें और आप आए, ये मेरे दिली चाहत है। दूसरा ये शायद कहीं ना कहीं मैं डरता हूं कि अगर मैं 9 बजे आया तो 9 बजे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें लोगों की काफी दिलचस्पी है, बहुत सारे किरदार हैं जो प्रोग्राम्स पिछले 6-8 महीने से चल रहे हैं, लोग उन किरदारों के साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक लगाव हो चुका है। अब मैं कहां उनसे कहूं कि आप वो ना देखें, आप मेरा देखें, उस झगड़े में मुझे आना नहीं है, तो क्योंकि मेरा जो पैगाम है वो प्यार का पैगाम है, उसमें मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक अगर मैं सच कहूं तो ये एक 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से मैं इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि यार संडे के दिन। अब तक आपने कई ऐसी फिल्में पकड़ी हैं, कई ऐसी चीजें की हैं जिसको देख के लोगों को लगा ये आमिर क्या कर रहा है, ये तो कभी नहीं चलेगा। अमूमन अब तक आप हर बार कामयाब रहे, क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी वही कामयाबी आपको हाथ लगेगी? लोगों को शुरू में ना समझ में आए लेकिन बाद में लगेगा अरे आमिर तो फिर छा गया। अब आई होप कि आप सही साबित हो, जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हो, और मेरी भी चाहत यही है, मेरी भी दुआएं यही हैं कि लोगों को ये शो पसंद आए। कामयाबी देखिए मैं उस हिसाब से नहीं चाह रहा हूं जिस हिसाब से आमतौर पे कामयाबी की तुलना हम करते हैं कि इस शो ने कितने टीआरपी लाए हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो शो है ये एक जज्बाती किस्म का शो है और मैं लोगों के दिल पे असर चाह रहा हूं इस शो का। अगर कम भी लोग देखें लेकिन जितने लोग देखें उन पे असर हो, ये मैं चाह रहा हूं कि जो मैं बात आपसे कह रहा हूं मैं आप तक पहुंच पाऊं, और अगर वो हो जाए तो उस शो की कामयाबी मैं समझूंगा। आमिर खान लोगों का मनोरंजन तो करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में भी उतर आते हैं, लेकिन उन पे आरोप लगता है कि वो सोशल कॉजेज को पकड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। क्या ये सच बात है? ये पूछेंगे हम आमिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। आप देख रहे हैं सीधी बात, मेरे साथ है आमिर खान। हाल में आप एक रिक्शा चलाने वाले के लड़के की शादी पे गए। जी, बहुत लोगों ने इसको देखा और कहा कि क्योंकि आपका शो आ रहा है, क्योंकि आप आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं, इस वजह से आमिर खान ने इस शादी को अटेंड किया क्योंकि वो अपनी एक इमेज बनाना चाहते थे। क्या ये सच्ची बात? देखिए अब लोग तो अलग अलग चीजें कहते हैं और उस पर मैं क्या कहूं, या उस पर मेरा कोई होल्ड नहीं है। लोग जो कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन ना मैंने ये शादी तय की और ना मैंने इस शादी की डेट मेरा कोई हाथ था। तो ये एक बहुत ही इत्तेफाक की बात है। और जब राम लखन जी जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी 3 साल पहले जब मैं बनारस गया था, और जिन्होंने मेरी अम्मी का घर ढूंढने में मेरी बड़ी मदद की थी और 3 दिन में उनके साथ रहा, जब वो आए बंबई, अचानक आए वो, और मुझे बताया गया कि कोई राम लखन जी आए हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको अंदर बुलाया और बड़ा खुश हुआ मैं उनको देखकर। अम्मी से भी मिलाया क्योंकि वो पिछले दफा मतलब अम्मी से कभी उनकी मुलाकात हुई नहीं थी। इस दौरान हम आजाद भी पैदा हुए तो आजाद से भी मिल पाए और किरण से मिले, तो मेरी परिवार से वो पहली दफा मिल रहे थे एक्चुअली। तो हम 3-4 घंटे साथ में बैठे थे, सुबह का वक्त था, और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की शादी है और मैं आपको न्योता देने आया हूं। तो मुझे खुशी हुई, और मुझे क्योंकि ये बहुत ही मसरूफ वक्त है मेरे लिए, तो मैंने उनसे कहा देखिए मैं शायद आ नहीं पाऊं लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप बुलाने आए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन मैं शायद आ नहीं पाऊं। और फिर बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप लौट कब रहे हैं बनारस? तो उन्होंने कहा कि मैं अगली स्टेशन जाऊंगा, अगली ट्रेन जो बनारस जा रही है उसमें चढ़ जाऊंगा। तब मुझे ये बात बड़ी छू गई और टच हो गया मैं कि यार ये इंसान 30-35 घंटे ट्रेन में बैठ के आया है। अच्छा, उन्होंने कहा मैं अनरिजर्व्ड आया हूं, 2 डब्बे अनरिजर्व्ड होते हैं उसमें मैं चढ़ गया। तो वो 30-35 घंटे आए हैं सिर्फ मुझे न्योता देने, और अब वो लौट रहे हैं वापस बंबई में, और कोई काम नहीं उनका।
तो जब ये बात का एहसास हुआ मुझे, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यार मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो। तब भी मुझे लगा था मुश्किल कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने अपने मैनेजर से कहा देखिए आप पूरी कोशिश करिए, प्रोग्राम थोड़ा ऊपर नीचे करिए, मैं जाना चाह रहा हूं और हो सके तो मैं जाना चाहूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं उनके खुशी में शरीक हो पाया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जा पाया, और जो वो आए थे इतने दूर मुझे बुलाने, मैं उनके साथ जुड़ सका, उनकी खुशी के साथ जुड़ सका। अब लोग इसका जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूं। क्योंकि ये आरोप आप पे आमिर पहले भी लगा है। जब फर्ज कीजिए अन्ना हजारे दिल्ली में थे, जी जी, तब आप वहां पे आए, आपने मंच पर गए, आप मंच पे चढ़े, अन्ना जी का आपने साथ दिया। यहाँ पे बॉम्बे में जब अन्ना जी आए, तब तो आपने उनका साथ नहीं दिया, जब वो घर के इतने नजदीक भी था। जी देखिए ऐसा है कि जैसे अन्ना जी हैं या मेधा जी हैं, ये इन मुद्दों के साथ अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने एक मुद्दे को लेकर बिताई है, और एक बहुत ही गहरा कमिटमेंट उनका है उन मुद्दों के साथ, और सही मानों में ये एक सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं। और उस एक मुद्दे को लेकर वो 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के वो उसी मुद्दे को लेकर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, जो उसके साथ जुड़कर ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं, एक एंटरटेनर हूं। एज एन इंडियन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मुझे लगता है मैं पूरी तरह से निभा रहा हूं। हाँ, फुल टाइम एक्टिविस्ट का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा कभी इरादा भी नहीं था करने का, और ना आगे चलकर है, क्योंकि मेरी ये सोच है कि मैं एक एंटरटेनर हूं, एक कलाकार हूं, और जो काम मुझे अच्छा लगता है वो यही है कि मैं आपके दिल तक पहुंचूं, आपको कहानियां बताऊं, आपको हंसाऊं, रुलाऊं, और यहां रहकर मुझे लगता है कि मैं और बेहतर काम कर सकता हूं हर तरीके से। कई सारे एक्टर्स ने हाल में मुंबई छोड़ दिल्ली का रास्ता पकड़ा है और अब पार्लियामेंट में घुस गए हैं। क्या आमिर खान भी आगे चल के कभी अपने आप को नेताजी की भूमिका में देखते हैं? ये सवाल पूछेंगे आमिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। हाल में सरकार ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की टिकट दी। अगर आपको टिकट मिलती है, आप जाएंगे राज्यसभा? एक तो मुझे टिकट नहीं मिली है, और दूसरा मुझे लगता है कि मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। राजनीति से मैं अपने आप को उस जगह पे नहीं देख पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं आई विल नॉट बी वेरी यूजफुल ओवर देयर। मैं अपना योगदान ठीक से नहीं कर पाऊंगा, और जहां पर मैं हूं, मैं इस वक्त जो अपना काम हूं उसी में खोया हुआ हूं मैं। क्योंकि कई सारे लोग, खासतौर से जिनका सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट होता है जी, उनको लगता है कि राजनीति में अगर वो जाते हैं तो वो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे, लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे, देश की तकदीर तय करने में कुछ काम कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि शायद आगे चल के आप भी पॉलिटिक्स में घुसे? पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में बिल्कुल मेरी रुचि नहीं है, और मेरा मन इसी में है जो मैं काम कर रहा हूं। और मुझे क्या लगता है कि एक अभिनेता होने के नाते और एक एंटरटेनर होकर मैं लोगों के दिलों तक पहुंच सकता हूं, कम से कम पहुंचने की कोशिश तो कर सकता हूं। और अगर मैं वो करने में कामयाब हुआ तो मैं आपके दिल जीत सकता हूं और आपके सोच पे अच्छा असर डाल सकता हूं। तो यहां रहकर मैं बेहतर काम कर सकता हूं, और ये काम करने में मुझे मजा भी आता है। वो काम मुझे समझ में नहीं आता, मैं उलझ जाऊंगा वहां। मुझे लगता है मैं वो तो उस लॉजिक से तो फिर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, तो क्रिकेट ही खेलना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर आदमी की सोच अलग होती है। मुझे लगता है कि सचिन जी बहुत ही ईमानदार किस्म के इंसान है, बहुत ही नेक और समझदार इंसान है, इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो इस किस्म के लोग राज्यसभा में आए, ये अच्छी बात है। और अहम बात यह है कि जब उनको न्योता मिला है, उन्होंने भी सोच समझकर ही हां बोला होगा। तो उनको भी लगा होगा कि हां भाई, मैं इसमें योगदान दे सकूंगा, मेरा इसमें कुछ हिस्सा हो सकता है। तो बड़े सोच समझ के उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके लिए सही है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए सही है वो उनके लिए भी सही हो। वो एक ईमानदार और अक्लमंद इंसान है, और उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया है, तो जरूर सोच समझ के किया होगा। तो ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है उनके लिए अच्छा है ये। आप एक्टिंग की, आपने प्रोडक्शन किया, अब आप टीवी कर रहे हैं, इसके बाद आमिर खान अब क्या करें?
इसके बाद मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, इतना आगे मैं सोच नहीं पाता हूं। इस वक्त तो मैं ये शो कर रहा हूं और मेरे पास 3 फिल्में हैं। एक तलाश जो नवंबर की 30 तारीख को आ रही है, फिर मैं धूम 3 1 महीने में शुरू कर रहा हूं उसकी शूटिंग, धूम 3 की। और साल के आखिर में दिसंबर में उम्मीद है कि हम लोग राजू हिरानी की फिल्म शुरू करेंगे। ये इस वक्त मेरे सामने चीजें हैं एक के बाद एक, इसके आगे मैं सोच नहीं पाता। पर धूम टाइप की जो एकदम पूरी तरह से चटपटी मनोरंजक फिल्म है, वो काफी देर से आपने की नहीं है। आपने काफी गंभीर फिल्मों को छुआ है जिसमें कोई एक सोशल मैसेज भी रहे। देखिए, आई थिंक के 3 इडियट्स जो मैंने फिल्म की थी उसमें मैसेज तो अच्छा ही था, लेकिन वो बड़ी लाइट हार्टेड फिल्म थी और उसमें बड़ी एंटरटेनिंग किस्म की फिल्म थी। लोगों का बड़ा मनोरंजन हुआ उसमें और लोगों को बड़ी पसंद आई, तो वो एंटरटेनिंग थी। इसके अलावा मैंने एक फिल्म की थी डेली बेली, वो भी खास एंटरटेनिंग फिल्म थी। उसमें कोई मैसेज किसी किस्म का नहीं था, वो मैंने प्रोड्यूस की थी। तो हर किस्म की फिल्म करता हूं मैं, जो जिस चीज में मेरा दिल आता है, जब कोई चीज मुझे नजर आती है जो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं वो करता हूं। अब कुछ लोगों को और उम्मीद रहती है मुझे कि ज्यादातर लोगों को पसंद आए। तो शो शुरू तो हो रहा है, लेकिन अगर देखना है तो आपको आमिर खान की शर्तों पे देखना होगा, बाय अपॉइंटमेंट ओनली। आप सीधी बात के कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।